नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल हिंदी साहित्य के पंचम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत मनोविश्लेषणवाद का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत कल हमने फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत का अध्ययन किया था। आज हम फ्रायड के ही शिष्य एल्फर एडलर और कार्ल जुंग के विचारों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं एल्फ्रेड एडलर। एल्फ्रेड एडलर, जिनका कि समय काल है 1870 से 1937। एल्फ्रेड एडलर हालांकि फ्रायड के शिष्य हैं, लेकिन कुछ बातों में ये फ्रायड से भिन्न है। फ्रायड काम भावना को जीवन की प्रेरणा शक्ति मानते हैं, पर एडलर अधिकार भावना को केंद्रीय स्थान देते हैं। उनकी स्पष्ट मान्यता है कि जो काम भावना है उसकी अपेक्षा मनुष्य को समायोजन करना पड़ता है, और इस समायोजन के क्रम में उसकी जो अधिकार भावना है वह प्रेरक का कार्य करती है। उसे समायोजन करना पड़ता है समाज, प्रेम और कार्य में। एडलर ये मानते हैं कि बालक असहाय रूप से संसार में आता है और उसे जीवन धारण से लेकर प्रत्येक जीवन कार्य में दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, और इसका नतीजा क्या होता है कि बालक हर इस कदम पर असहायता की भावना का अनुभव करता है। और ये जो असहायता की भावना है ये और तीव्र हो जाती है जब इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। अनुचित व्यवहार का अभिप्राय है कि या तो बालक की उपेक्षा की जाए, या उसके साथ कठोरता का व्यवहार किया जाए, या उसके साथ अत्यधिक लाड प्यार का व्यवहार किया जाए। तो ये तीनों ही प्रकार के व्यवहार अनुचित हैं। इस अनुचित व्यवहार से जो बालक की असहायता की प्रवृत्ति है ये और अधिक बढ़ जाती है। दूसरा उन्होंने कहा है, विषम परिस्थिति से भी असहायता की जो भावना है वह बढ़ जाती है। विषमता का यह अभिप्राय है कि या तो बच्चा अनाथ हो, पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ हो, और या फिर वह सौतेली माता के अत्याचारों को सहन करता हो। तो ऐसी परिस्थितियां यदि विषम हो तभी यह असहायता की भावना बढ़ जाती है। और तीसरा जो इस असहायता के रूप को बढ़ाने का कार्य करता है वह है आंगिक हीनता। जैसे कि शारीरिक संरचना में कोई गड़बड़ी, बच्चा लंगड़ा या लूला हो, आँख से अंधा या एक आँख वाला, बहरा, नाटा, मोटा, पतला हो, और इससे बच्चे के मन पर गहरा दबाव पड़ता है और जिसे उसमें हीनता की भावना उत्पन्न होती है। और जीवन में बार बार ऐसी असहायता की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो ये कुंठा का जन्म होता है, और ये कुंठा मनस्ताप को जन्म देती है। एडलर मानते हैं कि इस प्रकार ये जो असहायता है, इस असहायता की जो ये भावना है, प्रवृत्ति है, इसकी प्रतिक्रिया होती है, और इस प्रतिक्रिया का रूप हम देख सकते हैं। एडलर मानते हैं कि इस प्रतिक्रिया के 3 रूप दिखाई देते हैं। पहला है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत इसमें है कि एक प्रकार में एक दिशा में शक्ति का प्रवाह जब अवरुद्ध हो जाता है तो वह दूसरी दिशा में अधिक ऊंचाई को प्राप्त करता है। यही क्षतिपूर्ति की सफलता या सफल क्षतिपूर्ति कह सकते हैं। कि जैसे कि हम देखते हैं कि कोई नेत्रहीन है, विकलांग है, वह साहित्य या कला के क्षेत्र में बहुत अधिक उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं। जैसे कि हिंदी साहित्य में हम सूरदास को देखते हैं जो नेत्रहीन है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही विलक्षण कार्य किया है। तो यह क्षतिपूर्ति, असहायता की जो भावना है, इसकी प्रतिक्रिया के रूप में इस प्रकार क्षतिपूर्ति का सिद्धांत एडलर के अनुसार लागू होता है। दूसरी कोटि में हम देखते हैं कि वह व्यक्ति जो कि असहायता का अनुभव कर रहा है, वह उसकी जो प्रतिक्रिया है आत्म केंद्रित हो जाने में, पलायनवादी हो जाने में, और या फिर कर्म से मुंह मोड़ने में भी हम देखते हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो कि अति क्षतिपूर्ति सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अति क्षतिपूर्ति वाले लोग हैं, अपनी हीनताओं से समझौता कर लेते हैं। मतलब जो उनमें कमी है, जो असहायता की स्थिति है, उसे वो समझौता कर लेते हैं और उसकी क्षतिपूर्ति का प्रयास करते हैं। पहले में क्षतिपूर्ति का जो सिद्धांत है उसमें उस कमी को देखते हुए दूसरा जो रूप है, दूसरा जो भाव हो सकता है,
उसे तीव्र करने में लगाते हैं। अगर किसी के नेत्र नहीं तो उसने अपना कार्य कला और साहित्य की तरफ अधिक ध्यान देकर उसमें तरक्की की, उसमें उन्नति की। लेकिन अति क्षतिपूर्ति के सिद्धांत में अपनी हीनताओं से समझौता कर लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसकी क्षतिपूर्ति का प्रयास करते हैं। जैसे कि कोई स्त्री ऐसी है जो रूपहीन है और उसके लिए वो अतिशय श्रृंगार करे, तो उसे अति क्षतिपूर्ति का सिद्धांत एडलर के द्वारा किया गया है। और ये जो क्षतिपूर्ति है ये संतुलित नहीं होती, अति से भरी हुई होते हैं, इसलिए इसे अति क्षतिपूर्ति कहते हैं। जो पहले क्षतिपूर्ति वाली जो स्थिति है उस व्यक्ति को नॉर्मल कहा जाता है, लेकिन जो अति क्षतिपूर्ति वाले जो व्यक्ति हैं वे असामान्य व्यवहार के अंतर्गत शामिल होंगे। इसके पश्चात जो एडलर है उन्होंने कहा है कि मनुष्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका समाज की होती है। स्वाभाविक जीवन पद्धति से अभिप्राय अहम भावना और समुदाय भावना में पूर्ण संतुलन और सामंजस्य बिठाना है। मानव की समाज निरपेक्ष व्यक्तित्व और अस्तित्व संभव ही नहीं है। उसकी सभी इच्छाएं, प्रेरणाएं, समस्याएं, संतोष, ये जो समस्त वृत्तियां ये समाज सापेक्ष हैं। इसलिए सामाजिकता का एक बड़ा स्थान है मनुष्य के जीवन में। व्यक्ति की जीवन पद्धति को समझने में इस समाज की ये जो पद्धति है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एडलर ये मानते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार का संतुलन स्थापित करने में सक्षम होता है, किसमें, अपनी व्यक्तिगत भावना में और समुदाय भावना में संतुलन बिठाने में सक्षम है, वह सामान्य है। और जो इस प्रकार का संतुलन बिठाने में असमर्थ रहता है वह असामान्य व्यक्तित्व का नतीजा है। और फ्रायड के अनुसार जो मनोस्ताप है मन की विकृति का नतीजा है। लेकिन एडलर के अनुसार क्या हुआ कि मनोस्ताप है वह जीवन पद्धति और व्यक्तित्व की विकृतियों का फल है। फ्रायड जहाँ ये मानते हैं कि अचेतन मन में जो कुंठाएं एकत्रित होती है उससे विकृति उत्पन्न होती है, जबकि एडलर ये मानते हैं कि जीवन पद्धति में जो असहायता है उसे बढ़ाने वाली परिस्थितियां हैं। जो सामुदायिक भावना है और व्यक्तित्व की भावना है, उन दोनों में जब सामंजस्य नहीं हो पाता तब वह मनस्ताप के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रायड और एडलर में कहीं कहीं कुछ विभेद है और वह विभेद कहीं कहीं ऐसा बढ़ जाता है कि फ्रायड और एडलर है ये दोनों आपस में अलग होकर एडलर अपना नया सिद्धांत और संप्रदाय बनाते हैं। मुख्य रूप से इनका जो भेद था वह काम की प्रवृत्ति और अचेतन मन को लेकर के अधिक रहा। इसके पश्चात हम फ्रायड के ये कन्या शिष्य कार्ल गुस्ताव युंग, इनके सिद्धांत का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। कार्ल गुस्ताव युंग है, ये अभी चिकित्सा विज्ञान का उन्होंने अध्ययन किया और बासेल विश्वविद्यालय से चिकित्सा विज्ञान में विशेष योग्यता प्राप्त की। 1900 ईस्वी में इन्होंने मनोचिकित्सक के रूप में कार्य शुरू किया। कुछ समय तक ये भी फ्रायड के सहयोगी रहे, किंतु दोनों में सैद्धांतिक मतभेद रहे और फलतः उन्होंने मनोविश्लेषक मनोविज्ञान की नई सिद्धांत दृष्टि का प्रवर्तन किया। फ्रायड के कुछ सिद्धांतों से इनकी भी सहमति नहीं रही, जिसलिए उन्होंने अपनी कुछ नए अलग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कार्ल गुस्ताव युंग का जो सिद्धांत है वह मनोविज्ञान की अपेक्षा दर्शन के अधिक निकट है। इनकी प्रमुख मान्यताएं यह है, फ्रायड की तरह युंग भी ये मानते हैं कि चेतन मन की तुलना में अचेतन मन का जो क्षेत्र है वह अधिक विस्तृत है, किंतु अवचेतन मन के बारे में दोनों के विचार हैं वह भिन्न है। फ्रायड के अचेतन मन का तो जो हमने रूप पढ़ा था उसके अनुसार जो दमित और अतृप्त सामग्री है वह अचेतन मन में एकत्रित होती है, किंतु युंग का जो अवचेतन मन है उसमें वे तत्व रहते हैं जो व्यक्तिगत अनुभव की परिधि और सीमा में कभी आते ही नहीं है। मतलब व्यक्तिगत रूप से उन अनुभवों को उसने कभी अनुभव नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ भाव कुछ विचार हैं वह अवचेतन मन में रहते हैं।
वे बुनियादी तौर पर पुरातन ऐतिहासिक अनुभव राशि का रूप होते हैं, जिसे उन्होंने सामूहिक अवचेतन या प्रजातीय मन का नाम भी दिया है। तो इस प्रकार जो युंग है वह चेतन मन के दो भाग करते हैं, अवचेतन मन के दो भाग करते हैं, व्यक्तिगत अवचेतन और सामूहिक अवचेतन। व्यक्तिगत अवचेतन है जिसमें दमित इच्छाएं नहीं बल्कि व्यक्ति के जो व्यक्तिगत अनुभव हैं, धारणाएं हैं, संवेदनाएं हैं, विचार जो उपयोग में ना आने के कारण विस्मृति में चली गई, वे सब व्यक्तिगत अवचेतन में रहती हैं। फ्रायड के अनुसार वह केवल दमित भावनाओं को ही अवचेतन में नहीं मानते बल्कि कुछ अपने अनुभव, संवेदनाएं, विचार जो उपयोग में नहीं आई, विस्मृति में चली गई, उन्हें भी व्यक्तिगत अवचेतन में मानते हैं। और दूसरा उन्होंने अवचेतन मन का दूसरा जो रूप लिया वह है सामूहिक अवचेतन, जिसे उन्होंने प्रजातीय मन भी कहा है। इस प्रजातीय मन के अंतर्गत उन्होंने जो बात कही है वह है प्रजातीय दाय, जिसकी कई तरह है, जिसमें पशु जीवन, आदिम पूर्वज, मानव जाति का विकास, राष्ट्रीय कुल और परिवार, इन सब का जो दाय है, इन सब की जो परंपराएं हैं, जो धारणाएं हैं, वह भी व्यक्ति के अवचेतन मन में रहती है और उसे उन्होंने सामूहिक अवचेतन का नाम दिया है। युंग की जो अवचेतन मन की धारणा है उसे थोड़ा सा और समझने के लिए हम देखते हैं कि मानव का जो अवचेतन मन है उसमें दमित इच्छाओं का ही ढेर नहीं लगा हुआ, बल्कि मानसिक जीवन के उन पक्षों की तरफ भी उन्होंने माना है कि जो विकास क्रम में उपेक्षित रह गए, अधूरे रह गए, वे भाव भी अवचेतन मन में रहते हैं। अवचेतन मन का जो उन्होंने प्रजातीय अवचेतन का नाम दिया, सामूहिक अवचेतन का नाम दिया है, इसमें किसी भी प्रजाति के जो मिथक, प्रतीक, सामूहिक विश्वास, कर्मकांड इत्यादि संचित रहते हैं। इसी सामूहिक अवचेतन मन का गंभीर तल है और इसे युंग आदिम विश्वव्यापी अवचेतन मन भी कहते हैं। संक्षेप में बात यह है कि वह मानव के मन के 3 स्तर मानते हैं। पहला चेतन मन, और दूसरा व्यक्तिगत अवचेतन, और तीसरा आदिम सामूहिक अवचेतन। लेकिन अब यह है कि जो प्रजातीय अवचेतन मन है इसकी तह एक नहीं है, ये अनेक तरह की तहों या परतों से मिलकर बनता है। इसका जो प्रथम बुनियादी तह है वह है पशु जीवन। इस तह के ऊपर जो दूसरी परत है वह आदिम पूर्वज या पुरखों के संस्कार, और तीसरी मानव जाति के विकास समूह जैसे कि आर्य, मंगोल इत्यादि की, और उसके ऊपर एक और परत राष्ट्र की है, उसके ऊपर कुल की, और सभी तहों के ऊपर जो परत है वह है परिवार की। युंगीय मुख्य रूप से मानते हैं कि प्रजातीय सामूहिक अवचेतन मन में आदिम पुरखों से लेकर माता पिता तक के कुल वंश संस्कार विद्यमान रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो फ्रायड है उसने लिबिडो अर्थात काम वृत्ति को उन्होंने अपने सिद्धांत का आधार बनाया। युंग ने लिबिडो की व्यापक परिभाषा दी और फ्रायड के द्वारा जब समस्त कर्म की प्रेरणा यौन प्रेरणा के स्थान पर उन्होंने जीने की इच्छा अर्थात जिजीविषा पर बल दिया। और ये जो जीने की इच्छा है, जिजीविषा है, वही प्रत्येक कर्म का प्रेरक है। उन्होंने ये भी माना कि कला है वह भी आंतरिक प्रेरणा की शक्ति के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। कलाकार स्वतंत्र इच्छा शक्ति से संपन्न अपने उद्देश्य और लक्ष्यों की सिद्धि ढूंढने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि ऐसा प्राणी है जिसके माध्यम से कला के प्रयोजन की सिद्धि करने देता है। तो ये आंतरिक प्रेरणा है जो स्वयं कलाकार से अपना जो उत्पत्ति है वह संभव बनवाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्ल गुस्ताव युंग और एडलर, इन दोनों के विचार फ्रायड से काम वृत्ति के संबंध में बहुत अधिक अलग पड़ते हैं और इसीलिए इन्होंने अपने अलग सिद्धांतों का परिवर्तन किया। फ्रायड से इन दोनों में विभेद होते हुए भी हम देखते हैं कि साहित्य आलोचना के क्षेत्र में मार्क्स के सिद्धांतों का प्रभाव अधिक पड़ा। एडलर और युंग की अपेक्षा मार्क्स के फ्रायड के सिद्धांतों का प्रभाव साहित्य के रूप में हम अधिक देखते हैं। विभिन्न प्रकार के मतभेद होने के बाद भी कुछ सहमति के बिंदु हैं जिन पर भी हमें नज़र डालनी चाहिए कि सहमति के बिंदु तीनों ही अवचेतन मन के महत्व को मानते हैं। अवचेतन मन बनता किस रूप में है, इसमें तीनों में विभेद हो सकता है, परंतु अवचेतन मन के महत्व को फ्रायड,
एडलर और युंग तीनों ही स्वीकार करते हैं। ईश्वर, धर्म, नैतिक मूल्य और भावना का तीनों ही निषेध करते हैं। मनुष्य के मन के व्यवहार में, अध्ययन में, मन का विज्ञान को समझने में ईश्वर, धर्म, नैतिक मूल्य और भावनाओं का विरोध करते हैं। तीनों ही चिकित्सा विज्ञान के व्यवहारिक अनुभवों से संपन्न होकर कभी कभी कला साहित्य की ओर बढ़ते हैं। वास्तविक रूप से तीनों डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं और चिकित्सा विज्ञान में उन्होंने जो व्यवहारिक अनुभव, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के संपर्क में आने से व्यवहारिक जो अनुभव प्राप्त किए, उनको लेकर कला और साहित्य की तरफ कुछ सिद्धांतों का प्रवर्तन करते हैं। तो इस प्रकार हमने मनोविश्लेषणवाद को संक्षेप में समझने का प्रयास किया। आगे की कक्षा में हम साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत नवीन सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।